बहुत हाई मार्क्स स्कोर करोगे, क्योंकि वही सब आता है घूम फिर के, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो आज का रूल नंबर 1 है नो सूनर इज़ फॉलोड बाय दैन, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि कभी भी एग्जाम में नो सूनर आएगा कोई भी सेंटेंस में, तो उसमें हमेशा दैन लगना है उसके बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें नो सूनर के साथ वेन का इस्तेमाल हो गया है। इसमें मैं भी शुरुआत में बहुत गलती करता था, हम लोग को पढ़ते टाइम ध्यान नहीं रहता है, बट ये गलत सेंटेंस है। इसका सही सेंटेंस है नो सूनर हैड आई एंटर्ड द क्लास दैन द स्टूडेंट स्टूड अप, ठीक है। तो बस आपको बस इतना याद रखना है कि नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा। ये दिमाग में आप अपनी बात बैठा लो, तो हमेशा आपके लिए ये चीज़ सही रहेगी, ठीक है। तो सिर्फ देखो, आज मैं सिर्फ बेसिक रूल्स ही कराऊंगा, यही मुझे भी आते हैं, और ये सब आप सबको भी आने चाहिए। अगर आपको ये सब नहीं पता थे या आपको ये नहीं पता था, तो देखो कितनी ज़्यादा गलती हो रही है आपसे। बेसिक रूल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। अब चलो चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। वो है स्कार्सली हार्डली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन नॉट बाय देन। अब देखो, जैसे पहले था हमारा क्या था, वो नो सूनर उसके साथ देन लग रहा था। अब यह स्कार्सली और हार्डली जैसे वर्ड्स के साथ देन नहीं लगता, वेन लगता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी दिमाग में, ठीक है, मेमोराइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्कार्सली हैड ही अराइव्ड देन ही हैड टू लीव अगेन, ये इनकरेक्ट है, बताओ क्यों? क्योंकि इसमें स्कार्सली के साथ दैन का इस्तेमाल हो गया है। इसका करेक्ट सेंटेंस है स्कार्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि स्कार्सली और हार्डली जैसे शब्दों के साथ वेन नहीं, वेन लगता है, देन नहीं, और नो सूनर के साथ देन लगता है, वेन नहीं, ठीक है। चलो, ये 2 रूल हो गए आपके। अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। मोर देन वन इंडिकेट्स अ प्लूरल सेंस बट इट इज ट्रीटेड एज अ सॉर्ट ऑफ कंपाउंड ऑफ वन, दस इट एग्रीज विद अ सिंगुलर नाउन एंड इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। तो अब देखो यहाँ पे क्या बकवास लिखी हुई है, तो मैं इसे सेंटेंस से समझाता हूँ। देखो, मोर देन वन एम्प्लॉयज़ वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये इनकरेक्ट है। अब बताओ क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि भाई इसमें मोर देन वन एम्प्लॉयज़ लिखा हुआ है। अब हमें तो ये लग रहा है कि मोर देन वन एक से ज़्यादा है तो एम्प्लॉयज़ सही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। यहीं पे यहाँ ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ना, ये जो एम्प्लॉयज़ वाला वर्ड है, इसको एग्री करना चाहिए अपने पिछले वाली चीज़ से। हम कह रहे हैं एक एम्प्लॉय से ज़्यादा लोग मरे थे, ठीक है। तो एक एम्प्लॉयज़ नहीं कह सकते हैं हम, हमारा फोकस वन पर ही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि कभी भी मोर देन वन लिखा होगा तो उसके आगे हमेशा सिंगुलर ही ये होगा वर्ड, ठीक है। देखो, जैसे मोर देन वन एम्प्लॉय वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये सही है, ठीक है। तो मोर देन वन कहीं भी आपको दिखाई देगा तो आपको हमेशा वहाँ पे सिंगुलर फॉर्म रखना है, प्लूरल नहीं। अगर यहाँ पे ये ऐसा होता कि मोर देन 2 एम्प्लॉयज़ वर किल्ड, वो सही हो जाता, क्योंकि भाई 2 से ज़्यादा मरे। तो ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ये वर्ड होगा ना, ये मोर देन वाले के पिछले वाले वर्ड के साथ एग्री करेगा। तो बस देखो, मोर देन वन एम्प्लॉय, एक से ज़्यादा, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस इन कन्वर्सेशंस टू मेक अ स्टेटमेंट एंड आस्क फॉर कन्फर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये तो देखो तुम्हारा क्वेश्चन टैग वाला आ गया, ये बहुत बेसिक है, बेसिक रूल्स ही आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। ये होना चाहिए याद। इट इज़ वेरी हॉट इट इजंट इट, ये सही सेंटेंस है कि भाई आज बहुत गर्मी है, नहीं है क्या? तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन टैग में कि पॉजिटिव अगर सेंटेंस है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, वाइस वर्सा होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग इज इट, ये इनकरेक्ट है, बताओ क्यों? ये इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि इसका मतलब हो रहा है आज बारिश हो रही है, हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ ना। हम लोग ऐसे तो बोलते नहीं, हम लोग कहते हैं आज बारिश हो रही है क्या? तो ये सही सेंटेंस है, समझ गए। अगर यहाँ पे नॉट नहीं लगा होगा तो यहाँ नॉट लगेगा, और अगर यहाँ पे नॉट लगा होगा तो यहाँ नॉट नहीं लगेगा, बस इतना सिंपल सा याद रखना है। एक और एग्जांपल देख लो, यू आर नॉट बिजी आरंट यू, तुम बिजी नहीं हो, नहीं हो, इसका तो कोई मतलब हुआ नहीं। यू आर नॉट बिजी आर यू, तुम नहीं बिजी हो क्या? तो ये सही हो गया सेंटेंस। तो देखो, यहाँ पे नॉट लगा था तो यहाँ नहीं लगा, यहाँ पे नॉट नहीं लगा था तो यहाँ लग गया, ठीक है। तो बस वाइस वर्सा करना है, उल्टा करना है। तो बस ये होता है क्वेश्चन टैग। तो ये आपका रूल नंबर 4 कंप्लीट। इसको बस ये चीज़ों को दिमाग में ध्यान रखना, बार बार रिवाइज कर करके, ठीक है, ताकि एग्जाम में स्ट्राइक करे। उसके बाद रूल नंबर 5 पे चलते हैं। द टू फर्स्ट इज अ मीनिंगलेस एक्सप्रेशन फॉर इट इम्प्लाइज दैट टू थिंग्स में बी फर्स्ट, वी शुड से द फर्स्ट टू। अब ये मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं अब कोई इंग्लिश का टीचर तो हूँ नहीं, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने भी ये सब याद कर रखा है अलग अलग जगहों से देख के, PDF से और मॉक्स से देख के। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से कॉपी कर ली हैं सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। रूल्स हमेशा लेकिन यूनिवर्सल ही हैं, और यही मैंने बेसिक वाले चुने जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में आते हैं, जो मैंने याद किए। तो देखो इसका क्या मतलब है, सेंटेंस से समझो। द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ नॉवेल आर डल, ये गलत है, अब बताओ क्यों? अब देखो, यही एरर स्पॉटिंग होती है। अब देखो, द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ नॉवेल आर डल, जल्दी जल्दी में हम लोग देख लेंगे, हाँ सही लिखा है, सही लिखा है, पर ये गलत है। 2 पहले चैप्टर्स, किसी चीज़ का 2 पहली चीज़ें हो सकती हैं क्या? नहीं, पहला पहला होगा, दूसरा दूसरा होगा, 2 पहले कैसे हो जाएंगे? तो उसका सही सेंटेंस होगा द फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ द नॉवेल आर डल, पहले 2 चैप्टर नॉवेल के डल हैं, मतलब अच्छे नहीं हैं,
बहुत ही मुरझाए हुए से मतलब बेकार है, उसमें रोमांच नहीं है। तो ये हुआ सही सेंटेंस। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, टू फर्स्ट कोई चीज़ नहीं होती, द फर्स्ट टू होती है। कभी भी सेंटेंस में देखो तो फर्स्ट टू लिखा होगा, पहले दो पहले कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 5। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 6। द प्रिपोजिशन ऑफ डिनोट्स सेपरेशन एट अ डिस्टेंस फ्रॉम और फार फ्रॉम, वेयर एज द प्रिपोजिशन ऑफ डिनोट्स कॉज ओरिजिन क्वालिटी पोजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखो ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ऑफ यानी डबल एफ वाला और ऑफ सिंगल एफ वाला। अब इसमें अंतर क्या है, ऑफ जो डबल एफ वाला है वो बताता है किसी चीज़ से अलग करना या कहीं और चले जाना या अजीब सा लगना, ये उसकी मीनिंग है, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल वाला ऑफ ये तो बताता है किसका है, ठीक है, ओरिजिन पोजीशन, ठीक है। अब इसे सेंटेंस से समझते हैं। ही पुट ऑफ हिज कोट, ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एफ वाला ऑफ लगा है, इसका कुछ मतलब ही नहीं हो रहा। ही पुट ऑफ हिज कोट, क्या मतलब है इसका, कुछ नहीं। हमें कहना है कि उसने अपना कोट उतार के रख दिया, तो इसको अगर कहोगे तो ये होगा ही पुट ऑफ हिज कोट, यानी उसने अपना कोट उतार के रख दिया। ऑफ का मतलब सेपरेशन, अलग करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। इसको पता करने के लिए मीनिंग पता होनी चाहिए दोनों वर्ड्स की। उसके बाद ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से हट के मर गया, इसका तो कोई मतलब है नहीं। सही सेंटेंस होगा ही डाइड ऑफ कैंसर, वो कैंसर से मर गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मीनिंग और इसका यूसेज। इसको समझाने के लिए और मैं तो यूसेज ले लेता हूँ ऑफ के। देखो पहला जैसे ऑफ ही गोस, ये यही सब इस्तेमाल होता है ऑफ का, यही सब आता है एग्जाम में। ऑफ ही गोस मतलब चला गया, वो निकल गया, ठीक है। यहाँ पे तुम सिंगल एफ लगा के नहीं लगा सकते। उसके बाद द प्लेन टुक ऑफ, तो टुक ऑफ तो एक ऐसा एक फ्रेज टाइप का हो गया, ठीक है। द प्लेन टुक ऑफ, प्लेन उड़ गया, यहाँ डबल एफ लगा है, देखो चला गया, सेपरेट हो गया। ही सीम्स अ लिटिल ऑफ टुडे, अब देखो ये भी इसका यूसेज पता होना चाहिए। ही सीम्स अ लिटिल ऑफ टुडे का मतलब आज वो कुछ यार मतलब नॉर्मल सा नहीं लग रहा था, अलग सा लग रहा था, मे बी उसके साथ कुछ दिक्कत हो गई हो, कुछ प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। तो ये इसकी यूसेज है। देखो ये 3 यूसेज ये और एक यूसेज ये वाला, अलग कर देना, चले जाना, उड़ जाना या अजीब सा लगना। तो बस यही ऑफ के 4-5 यूसेज है। तो इनको या तो ऐसे याद कर लो कि इनके यूसेज रट लिए, या ऐसे याद कर लो कि क्या इसकी मीनिंग है, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 6 हो गया, बहुत बार आता है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद रूल नंबर 7, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, वाइल बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी कई बार आता है। बिसाइड का मतलब होता है जिसमें एस नहीं है, ये मतलब मेरे बगल में, और बिसाइड जिसमें एस है मतलब इसके अलावा और, ठीक है। सेंटेंस से समझते हैं। ही सैट बिसाइड्स द चेयर, गलत सेंटेंस है। वो मेरे एक और अलावा चेयर पे, इसका कोई मतलब नहीं भाई, इसका तो कोई सेंटेंस मतलब ही नहीं हुआ। ही सैट बिसाइड द चेयर, वो मेरे बगल वाली चेयर में बैठ गया, ठीक है। चेयर पे नहीं बैठा, ही सैट बिसाइड द चेयर, वो चेयर के बगल में बैठ गया। तो ये सेंटेंस है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, इसको याद रख लेना एकदम दिमाग में। जितने भी रूल्स हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं, यही सब घूम फिर के आते हैं, आलतू फालतू के 100-200 रूल नहीं आते। तो इनको हमेशा रिपीट रिवाइज करके याद करते रहना, यही आएंगे ये सब एग्जाम्स में, ठीक है, चाहे प्री हो चाहे मीन्स। अब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। बिटवीन इज यूज फॉर ओनली 2 थिंग्स और पर्सन, वाइल अमंग इज यूज फॉर मोर देन 2। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगेन यार बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखो बिटवीन जब कंपैरिजन करते हो किसी दो लोगों के बीच में तो बिटवीन लगेगा, बट अगर कंपैरिजन करोगे 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में तो अमंग लगता है। अब सेंटेंस से देखो, यू हैव टू चूज़ अमंग टी एंड कॉफ़ी, ये इनकरेक्ट है, बताओ क्यों क्यों। क्योंकि यार इसमें टी एंड कॉफ़ी 2 ही चीज़ों की बात हो रही है, तो बिटवीन लगेगा, ठीक है, अमंग नहीं लगेगा। यू हैव टू चूज़ बिटवीन टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। अब यहीं पे अगर ऐसा होता है यू हैव टू चूज़ अमंग, ये मतलब ऑल द बॉयज़, यू हैव टू चूज़ अमंग ऑल द बॉयज़, यू हैव टू चूज़ अ सिंगल बॉय अमंग ऑल द बॉयज़। तो देखो इसमें तुम्हें एक लड़का चुनना है सारे बॉयज़ में से, बॉयज़ बहुत सारे हैं, 2 से ज़्यादा हैं, यू हैव टू चूज़ 1 बॉय फ्रॉम अमंग ऑल द बॉयज़, ठीक है। तो समझ गए, बिटवीन जब 2 से कंपैरिजन होना है बस ऐसे याद कर लो, और अमंग जब 2 से ज़्यादा है, ये सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा 2 से कंपैरिजन हो रहा है कि 2 से ज़्यादा से हो रहा है, वहीं उस हिसाब से लगा देना, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। अब चलते हैं रूल नंबर 9 की तरफ। अबव एंड बिलो मेयरली डिनोट पोजीशन, वाइल ओवर एंड अंडर ऑल्सो कैरी अ सेंस ऑफ कवरिंग और मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अबव का मतलब होता है बस ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर उड़ रहा है चल रहा है, बस इसका मतलब है ऊपर है, ठीक है। और बिलो का मतलब होता है बस नीचे, चलने का मतलब डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं कि वो चल रहा है मूव कर रहा है, बस बिलो ऊपर या नीचे है। ओवर अंडर का क्या मतलब होता है, ओवर मतलब उसके ऊपर से जा रहा है, अंडर का मतलब उसके नीचे से निकल रहा है, ठीक है। इनमें एक सेंस होता है मूवमेंट का, सेंटेंस से समझ में आएगा। द बर्ड फ्लू अबव द लेक, इनकरेक्ट है, क्यों। बर्ड जो है वो उड़ रही थी लेक के ऊपर, ये बोलने में ऐसा सही लग रहा है, मतलब सिर्फ ऊपर ही नहीं खड़ी थी, वो चल रही थी लेक के ऊपर, ठीक है, उड़ रही थी। तो उसका मतलब होगा द बर्ड फ्लू ओवर द लेक, वो लेक के ऊपर से चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे तुम समझ रहे हो अबव और ओवर का कैसे यूसेज हो रहा है, यही सब आता है एग्जाम में। तो तुम्हें समझना बस ऐसे है कि अगर सेंटेंस में ऐसी बात हो रही है जिसमें वो ऊपर से कहीं चल रहा है, तो तुम्हें ओवर का इस्तेमाल करना है या अंडर का इस्तेमाल करना है। और अबव एंड बिलो में क्या है, बस वो ऊपर है या नीचे है, जैसे कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 9। अब चलते हैं रूल नंबर 10 की तरफ।
देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, मेजर, मनी, वेट और नंबर. व्हेन दे आर प्रीसीडेड बाय न्यूमरल दे रिमेन अनचेंज इन फॉर्म. अब बस ये कह रहा है कि कुछ नाउन्स होते हैं जो लेंथ बताते हैं, मेजर बताते हैं, मनी बताते हैं, वेट बताते हैं, नंबर बताते हैं, उनमें हमेशा क्या लगता है, प्लूरल लगता है, उनका प्लूरल फॉर्म लगता है. देखो, नहीं प्लूरल नहीं, सॉरी, उसमें न्यूमरल अगर उसमें उनके सेंटेंस से समझाता हूँ, समझ में आएगा. इट इज़ अ 3 years डिग्री कोर्स. ठीक है, अब देखो ये गलत है. क्यों गलत है? इट इज़ अ 3 years डिग्री कोर्स. यहीं पे यही ये कह रहा है कि अगर न्यूमरल लगा है इन शब्दों के आगे, यानी कोई वर्ड्स नंबर लिखा है इन शब्दों के आगे, तो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा. इट इज़ अ 3 years डिग्री कोर्स नहीं होगा, इट इज़ अ 3 year डिग्री कोर्स होगा. ठीक है, समझे? तो इसका मतलब है अगर मीटर, पेयर, डजन, ईयर, 100,000, मिलियन एक्सेट्रा, जिनमें से ये कोई चीज़ बताने वाला हो, नंबर बता रहा हो, मनी बता रहा हो, वेट लगा रहा हो, तो उसके आगे अगर कोई नंबर लिखा हो तो वो सिंगुलर होगा, उसमें एस नहीं लगेगा. देखो, इट इज़ अ 3 years डिग्री कोर्स गलत है, इट इज़ अ 3 year डिग्री कोर्स सही है. ठीक है, समझ में आया? बस ये याद रखो कि अगर इनके आगे नंबर लगा हुआ इन वर्ड्स के आगे तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगा वर्ड. बस दैट्स इट. अब चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ. सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब. जैसे ये वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आते हैं. ये देखो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहेंगे. ट्राउज़र नहीं कहोगे, ट्राउजर्स कहोगे. सीजर नहीं कहोगे, सीजर्स कहोगे. प्रेमाइसिस में प्रेमाइस नहीं कहोगे, प्रेमाइसिस ही कहोगे. सेंटेंस से समझो. वेयर इज़ माई ट्राउज़र इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई ट्राउज़र सिंगुलर में कभी यूज़ ही नहीं कर सकते. वेयर आर माई ट्राउजर्स. ट्राउज़र मतलब होता है एक तरफ का पैर, तो हमेशा एक पैंट में एक ही तरफ का पैर तो होता नहीं, दोनों तरफ के होते हैं ना. तो वेयर आर माई ट्राउजर्स, हमेशा आर लगेगा और ये प्लूरल फॉर्म में रहेंगे. समझ रहे हो? एक और सेंटेंस लेते हैं. देखो, वी हैव, ये प्रेमाइसिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार. इनका मीनिंग इसको आप लोगों को पता है? आपसे कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा. देखो, प्रेमाइसिस हमेशा एस के साथ ही इस्तेमाल होता है, इसमें एस नहीं हट सकता. ठीक है, इसका मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, एरिया. तो यहाँ पे सेंटेंस देखो, वी हैवेंट येट मैनेज टू फाइंड न्यू प्रेमाइसिस दैट आर सुटेबल फॉर आवर पर्पसेस. यहाँ पे कह रहा है कि हमने अभी तक कोई नया लैंड, बिल्डिंग नहीं ढूंढ पाए जो हमारे पर्पस के लिए सुटेबल हो. अब देखो यहाँ पे प्रेमाइसिस ही इस्तेमाल किया, उसे तो खैर एक ही लैंड चाहिए, पर वो प्रेमाइसिस ही इस्तेमाल करेगा क्योंकि यही वर्ड है, बिना इसके इस्तेमाल नहीं होगा. और इसके साथ देखो आर लगा है. ठीक है, हमेशा इसके साथ आर लगेगा, प्लूरल फॉर्म. अब एक और वर्ड होता है प्रेमाइस, जिसमें एस नहीं होता है, लेकिन उसकी मीनिंग ही अलग होती है. वो डिफरेंट वर्ड है, उसका सिंगुलर फॉर्म नहीं, वो डिफरेंट वर्ड है. प्रेमाइस का मतलब होता है थीम, प्लॉट, कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ, ऐसे करके. समझ रहे हो? तो वो दोनों वर्ड ही अलग है, तो इस पर काफ़ी ध्यान रखना, कन्फ्यूज मत होना. प्रेमाइस अलग वर्ड है, इसका मतलब होता है थीम या प्लॉट. प्रेमाइसिस का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, एरिया. ठीक है, और ये प्रेमाइसिस हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल होगा, इस बिना एस के नहीं इस्तेमाल होगा. ये ध्यान में रखो, मेमोराइज कर लो, आता है एग्जाम में. अब चलते हैं रूल नंबर 12 की तरफ. अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इस एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर. ये क्या बकवास है, देखते हैं. एवरी मैन मस्ट ब्रिंग हिज लगेज. अब ये सेंटेंस सही है कि गलत, बताओ. सेंटेंस सही है. ये यहाँ पे ये रूल ये कह रहा है कि जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा हमारा, वो उसकी जो प्रोनाउन होगी एग्री करनी चाहिए. एवरी मैन, यहाँ पे हमारा मैन सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हिज होगा. ठीक है. ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स. अब हमें ये तो पता नहीं कि मेल है कि फीमेल है, तो यहाँ पे देयर लगेगा. ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू देयर होमवर्क. अगर यहाँ पे ये कर दो, ऑल स्टूडेंट्स मस्ट डू हिज होमवर्क, गलत है. ठीक है. अब चलते हैं. ईच ऑफ द गर्ल्स मस्ट कैरी हर ओन बैग. अब देखो यहाँ पे गर्ल्स सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन हर लगा है. ये सेंटेंस करेक्शन में बहुत बार आता है, अगर आप लोग भी पेपर देते होगे आप लोग को ध्यान होगा. ये बहुत आता है डिटेक्शन में, कि यहाँ पे गर्ल्स दे देंगे, यहाँ पे देयर कर देंगे, गड़बड़ हो जाएगा. तो ईच ऑफ द गर्ल्स मस्ट कैरी हर ओन बैग. ठीक है, तो ये याद रखना है, जो सब्जेक्ट है उसी के साथ प्रोनाउंस एग्री करेगा. अब प्रोनाउन एग्री करेगा. ठीक है, तो ये है हमारा रूल नंबर 12. अब चलते हैं रूल नंबर 13 की तरफ. द प्रोनाउन वन मस्ट बी फॉलोड बाय वंस. ये तो बहुत बार आया है, आप लोग को भी पता होगा, बहुत बार आया एग्जाम्स में. इसमें क्या है, देखो, वन मस्ट फिनिश हिज टास्क ऑन टाइम. क्या है, गलत है, सही, गलत है. वन मस्ट पढ़ते टाइम नहीं लगता, जल्दी एग्जाम में पढ़ते हैं, कहते हैं हाँ सही सही है, पर धीमे धीमे पढ़ना है. देखो गलती क्या है, वन मस्ट फिनिश हिज टास्क ऑन टाइम. अब भाई वन ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ हिज कैसे आ गया फिर. वन मस्ट फिनिश वन टास्क ऑन टाइम. जैसे भी पहला रूल था इसमें हम बता रहे थे कि सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए, वैसे यहाँ भी है, समझो. वन मस्ट फिनिश हिज टास्क ऑन टाइम, वन मस्ट फिनिश वन टास्क ऑन टाइम. ये सही है क्या सेंटेंस. ठीक है, तो वो हमारा रूल हो गया फिनिश. अब चलते हैं रूल 14 की तरफ. वन ऑफ ऑलवेज टेक्स अ प्लूरल नाउन आफ्टर इट. ये अच्छा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आया एग्जाम में ये भी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे इन माई लाइफ. सेंटेंस सही गलत है, एक बार देखने में सही लगता है, हाँ सही सही, लेकिन गलत है भाई. इसमें क्या गलत है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन माई लाइफ. देखो, ये इसका कहने का मतलब है सेंटेंस का, ये एक दिन है बहुत सारे दिनों में से मेरी लाइफ में जो अच्छा है, इंपॉर्टेंट है. तो हम बहुत सारे दिनों की बात करें, हम ये तो कहते नहीं ये बहुत सारे दिन में से अच्छा दिन है, बहुत सारे दिनों में से अच्छा दिन है. तो यहाँ पे बहुत सारे डेज हैं जिसमें से एक ही अच्छा है. ठीक है, तो यहाँ पे वन पे फोकस नहीं है,
यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है पूरा सेंटेंस, ठीक है। डेज यहाँ पे इसके साथ एग्री कर रहा है। तो इसलिए जब भी वन ऑफ करके कोई भी सेंटेंस आएगा कि वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, तो उसमें हमेशा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म होगा। यही मैंने अपनी इंग्लिश स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे एक देखो सेंटेंस लिखा है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, ये सही है, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन वो गलत हो जाएगा। तो बस ऐसे याद कर लो, मेमोराइज कर लो, रट डालो कि वन ऑफ वाले सेंटेंसेज में हमेशा यहाँ पे प्लूरल फॉर्म आता है। ये बहुत बार आता है एग्जाम में, एकदम रट लो उसको अच्छे से। अब चलते हैं रूल नंबर 15 की तरफ। नॉट ओनली इज ऑलवेज यूज विद बट ऑल्सो। सिंपल, अगेन बेसिक रूल है। अगर आपको ये नहीं पता इस टाइम वीडियो देखते टाइम, तो समझो आपकी तैयारी में बहुत गैप है। ये बहुत बेसिक रूल्स मैं करा रहा हूँ, यही मुझे बेसिक आते हैं, मुझे एडवांस बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि वो एग्जाम में भी नहीं आते। तो अगर इन बेसिक्स में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो समझो आपकी प्रिपरेशन कितनी गड़बड़ है। तो बस ये बेसिक्स आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नॉट ओनली इज ऑलवेज यूज विद बट ऑल्सो। सेंटेंस में देखो, ही कम्स नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग द लर्नर्स। ये सेंटेंस गलत नहीं, सही है। ही कम्स नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो, हाँ सही है। हाँ, तो यही रूल था, पहले समझा दूँ। तो ये रूल है, देखो, ही कम्स नॉट ओनली फॉर स्विमिंग बट ऑल्सो फॉर कोचिंग द लर्नर्स। ये सेंटेंस सही है। पर अगर यहाँ कुछ और लिख दो, ही कम्स नॉट ओनली फॉर स्विमिंग एंड ऑल्सो फॉर कोचिंग द लर्नर्स, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो लगेगा, नहीं लगा है तो सेंटेंस गलत है। ऑलराइट, अब चलते हैं रूल नंबर 16 की तरफ। टू और मोर सिमिलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ वर्ब इन द प्लूरल। देखो ये क्या कहना चाह रहा है। हरी एंड राम इज हेयर, इनकरेक्ट है। हरी एंड राम आर हेयर। देखो यही कह रहा है कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जो एंड से कनेक्टेड है, हरी भी सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर है, एंड से कनेक्टेड है, तो उनमें जो ये वर्ब होगा ये होगा प्लूरल फॉर्म में। हरी एंड राम इज हियर नहीं है, क्योंकि हम दोनों की बात कर रहे हैं ना। हरी एंड राम इज हियर का मतलब हो रहा है कि हम राम पे फोकस करे दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हरी एंड राम आर हियर, दोनों दोनों यहाँ पे है, इसलिए आर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों की बात हो रही, दोनों फोकस में। तो ये बस ऐसे याद रखो कि एंड लगा है, इधर सिंगुलर आर होना है। ये आता है एग्जाम में, मैं भी काफ़ी बार फंस चुका हूँ इसमें यार, गलती कर देता हूँ, इस मुझे भी लगता था, बट आर ही होता है। अब नहीं करता हूँ गलती, पहले करता था। तो हरी, बस ऐसे याद रखो, यहाँ सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर है, एंड लगा है, आर ही लगना है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने रूल नंबर 17 की तरफ, ठीक है। तो देखो, यूसेज ऑफ नीदर नॉर एंड ईदर और। अब देखो इसका यूसेज क्या है, सेंटेंस के थ्रू देखो। नीदर ही नॉर आई वर देयर, ये इनकरेक्ट है। अब तुम कहोगे क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि पिछले वाले में तो एंड जब लगा था तब कह रहे थे सिंगुलर है तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, क्यों नहीं, क्योंकि भैया वो एंड का केस था। ये नीदर नॉर और ईदर और का, इनके स्पेशल केस होते हैं। सही सेंटेंस क्या है, नीदर ही नॉर आई वॉज देयर, ना तो वो ना तो मैं वहाँ था, ठीक है। हम यहाँ पे क्योंकि अकेले अकेले की बात हो रही है, या तो वो ना तो मैं, यहाँ पे हम मिला नहीं रहे हैं दोनों को, क्योंकि एंड क्या करता है, मिला देता है, इसलिए हमें आर करना पड़ रहा था। नीदर ही नॉर आई क्या कर रहा है, एक एक करके बात कर रहा है, इसलिए हमें वॉज लगाना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो इसको ऐसे याद रखो कि नीदर नॉर ईदर और के साथ हमेशा यहाँ पे वो वर्ड लगेगा जो लास्ट वाले का हो। देखो ये किसके साथ एग्री कर रहा है, वॉज आई के साथ एग्री कर रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा सेंटेंस होता कि नीदर ही नॉर दे वर राइट, तो इसमें देखो दे के साथ वर लगा, नीदर ही नॉर दे वॉज राइट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वो वाला फॉर्म लगेगा जो इसके साथ एग्री करे, लास्ट वाले के साथ, ठीक है। तो बस इसको ऐसे याद रखो कि नीदर ही नॉर आई वॉज देयर, यानी इसके साथ जो एग्री करेगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एंड में हमने अभी तुम्हें बताया था कैसे, तो बस इसको ऐसे याद रखो। ये हो गया रूल नंबर 17। अब चलते हैं रूल नंबर 18 की तरफ। वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, और एज वेल एज एक्सेट्रा आर पैरेंथेटिकल एंड देयरफॉर डू नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब। बाप रे बाप, इसका क्या मतलब है, मुझे खुद नहीं पता, पर देखो मुझे तुम्हें समझाता हूँ क्या होता है। द चीफ विद ऑल हिज मेन वर मैसेकेड, ये गलत है। द चीफ विद ऑल हिज मेन वर मैसेकेड, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि भैया यहाँ वर लगा रहा है, ये इन दोनों को साथ में एग्री करना चाह रहा है कि चीफ भी और उसके सारे आदमी, इसलिए प्लूरल कर दिया। नहीं, गलत है। सही है, द चीफ विद ऑल हिज मेन वॉज मैसेकेड। यहाँ पे देखो फोकस किस पे, कॉमा लगाए, फोकस पे कौन है, फोकस पे चीफ है। द हम चीफ को फोकस में बात कर रहे हैं, साइड में बता रहे हैं कि हाँ भैया उसके मेन भी मर गए। द चीफ विद ऑल हिज मेन वॉज मैसेकेड, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉमा ना होता तो सेंटेंस क्या होता है, द चीफ वॉज मैसेकेड। कॉमा से भी वो चेंज नहीं होगा, बस हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। इसलिए सब्जेक्ट हमारा फोकस में कौन है, चीफ, इसलिए द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकेड, ये सही होगा। बहुत बार आता है एग्जाम में, इसको रट लो इस रूल को। तो बस ऐसे याद रखो कि विद लगाया, अगर टुगेदर विद से जुड़ा है, या इन एडिशन टू से जुड़ा है, या और से जुड़ा है, एज वेल एज से जुड़ा है, इन्हीं 5 से जुड़ता है ज़्यादातर। अगर जुड़ा है तो उसमें हमें यहाँ पे वॉज लगाना होगा, इसके साथ एग्री करना होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखो। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। तो देखो हमारा रूल नंबर 19 क्या कहता है कि ये रूल ये कहता है, व्हेन 2% ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड इट इज इंपॉर्टेंट द सेम पार्ट्स ऑफ थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड। तो उसका क्या मतलब है, ये कह रहा है कि यार देखो सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर देन दिल्ली, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि भाई इसमें ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे की है
वो दिल्ली से ज़्यादा है। इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। बॉम्बे की जो पॉपुलेशन है वो दिल्ली की पॉपुलेशन से ज़्यादा है। ये सेंटेंस सही है। इसको तुम सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी ला सकते हो, सेंटेंस करे और इनकरेक्ट सेंटेंस में भी ला सकते हो कि देखो यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे कंपेयर हो रही है दिल्ली के साथ। दिल्ली शहर, दिल्ली का एरिया से तो ज़्यादा बड़ी है नहीं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बॉम्बे की ज़्यादा है दिल्ली की पॉपुलेशन से। ठीक है, यही रूल कहना चाह रहा है कि दोनों को सेम चीज़ कंपेयर करो। बस तुम ये ध्यान रखना कि दैट ऑफ का ध्यान रखना, सेंटेंस में दैट ऑफ होना चाहिए जब कंपैरिजन दो चीज़ों की किसी चीज़ के बारे में हो रहा है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना। बस इस रूल में यही है कि सेम चीज़ों का कंपैरिजन हो, बहुत बार आता है एग्जाम्स में, तो उसका आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, दैट ऑफ का स्पेशली। तो चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब हम चलते हैं अपने रूल नंबर 20 की तरफ, जो कि है द डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड। देखो उसका क्या मतलब है। ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। इनकरेक्ट है। अब देखो क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे नहीं होते हैं जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, जिनके अलग अलग फॉर्म होते हैं कंपेरेटिव और सुपरलेटिव वाले। तो उसमें भाई क्या होता है, उससे तुम उसको और नहीं बढ़ा सकते हो कोई वर्ड लगा के। अब क्लेवरेस्ट पहले ही से ही सबसे ज़्यादा कह दिया क्लेवर है, तो तुम उसमें मोस्ट लगा के क्या करोगे? जब ये पहले ही कह दे रहा है कि भैया वो सबसे ज़्यादा क्लेवर बॉय है, तो उसमें मोस्ट लगा के तो कुछ होगा नहीं, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। ये रिडंडेंट वर्ड है, इसलिए इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या होगा? ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना, जब कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव वाले फॉर्म जो होते हैं वो वाले वर्ड अगर इस्तेमाल किए गए तो उसके आगे उसको और बढ़ाने के लिए कोई वर्ड नहीं लगा सकते हो। मच, मोस्ट, वेरी नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ही इज़ मोर वाइजर देन हिज ब्रदर। अब भाई ही इज़ वाइजर देन हिज ब्रदर, सिर्फ उसके ब्रदर से कंपैरिजन हो रहा है, तो अगर सिर्फ वाइजर लगा तो समझ जाओ कि हाँ ब्रदर से ज़्यादा अच्छा है। तो मोर लगा के क्या कर लोगे? कुछ नहीं, इसलिए ही इज़ वाइजर वाइजर देन हिज ब्रदर, ये सही है। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव वाले फॉर्म हैं तो उनको और बढ़ाने के लिए कुछ नहीं लगा सकते, वेरी, मोर, मोस्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, यही ये रूल कह रहा है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 21। द कंपेरेटिव एडजेक्टिव्स लाइक सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर एक्सेट्रा शुड बी फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ दैन। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, ये बहुत बार आया है। अब देखो क्या कहना चाह रहा है कि जब ऐसे वर्ड्स तुम्हारे पास आएँ तो उनमें टू लगता है, दैन नहीं लगता है। देखो देखने में सही लगता है, ही सीनियर देन मी, अगर जल्दीबाजी में देखो कहोगे हाँ सही है, मुझसे ज़्यादा बड़ा है। गलत है, ही इज़ सीनियर टू मी। जब ऐसे वर्ड आ जाएँ सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, तो भैया उसमें दैन नहीं टू लगेगा। रट लो ये वन वर्ड्स को, क्योंकि यही सब वर्ड्स आते हैं एग्जाम में। एक और एग्जाम्पल देखो, आई प्रेफर पेप्सी देन कोका कोला। सही लग रहा है भाई, मुझे पेप्सी पसंद है कोका कोला से, नहीं, गलत है। आई प्रेफर पेप्सी टू कोका कोला, ये सही है। आई प्रेफर पेप्सी टू कोका कोला। तो बस इसका ध्यान रखो कि टू लगेगा इन सब के साथ, दैन नहीं लगेगा। सिंपल ऐसा है, रट लो इसको, बस मैंने भी रटा हुआ है, यही सब आते हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 22 की तरफ। एल्डर एंड एल्डेस्ट शुड बी यूज फॉर पर्सन्स ओनली। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर यूज फॉर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली ओनली। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स। अब देखो एल्डर एंड एल्डेस्ट है तो वो सिर्फ विद इन फैमिली इस्तेमाल होगा। जैसे मैं अपने भाई या बहन के बारे में बात करूँ तो एल्डर एंड एल्डेस्ट इस्तेमाल करूँगा, ओल्डर ओल्डेस्ट नहीं। और एक और चीज़, अगर एल्डर और एल्डेस्ट इस्तेमाल करूँगा तो वो सिर्फ आदमियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अगर हमें पौधों के लिए इस्तेमाल करना है, किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, या आदमियों के लिए और पौधों के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल करना है, तो ओल्डर ओल्डेस्ट लगेगा। ठीक है, मतलब लो, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखो सेंटेंस से, ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, हम विद इन फैमिली बात करें तो ओल्डर नहीं आएगा, इसलिए इनकरेक्ट है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, वो मुझसे बड़ा है। ठीक है, यही था बस इस रूल। मुझे लग रहा था एक और सेंटेंस मैंने रखा है पर रखा नहीं, बस यही था, समझ रहे हो ना? एल्डर एल्डेस्ट विद इन फैमिली और सिर्फ ह्यूमंस के लिए, ओल्डर ओल्डेस्ट फैमिली के बाहर और नॉन ह्यूमंस के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 23 की तरफ। अ सेंटेंस विच इज़ बेस्ड ऑन टू टू फॉर्मेट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद सो दैट। अब टू टू वाला फॉर्मेट तो पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो गलत बात है, बेसिक है ये सब। ही इज़ टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ही इज़ टू वीक सो दैट ही कैन नॉट वॉक। गलत है सेंटेंस, देखने में सही लग रहा है बहुत कमज़ोर इसलिए वो चल नहीं सकता, पर ये गलत है क्योंकि टू लगा हुआ है, तो यहाँ टू टू वाला फॉर्मेट फॉलो होगा। ही इज़ टू वीक टू वॉक, समझ रहे हो? ही इज़ टू वीक टू वॉक। लेकिन अगर इसको सही करना है, आपको सो दैट लगाना है, अगर सो दैट इस्तेमाल करना चाहते हो तो पूरा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ये होगा, फिर देखा टू हट जाएगा, इसलिए टू टू के साथ सो दैट नहीं आएगा। इसको गांठ बांध के याद कर लो, ये टू टू के साथ सो दैट नहीं आएगा, और अगर सो दैट लगेगा तो टू टू चला जाएगा। ठीक है, यही ये रूल कहना चाह रहा है बस। हाँ देखो सेंटेंस लिखा भी, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब ये सही हो गया कि भैया देखो वो इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता, यहाँ टू टू हट गया। तो यही रूल नंबर 23। अब चलते हैं रूल नंबर 24 की तरफ। यूज ऑफ रैदर इज डन इन सेंटेंसेज वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट और नेगेटिव। सिमिलरली फेयरली इज यूज इन प्रेजेंट सेंटेंसेज। ये इंप्रूवमेंट में आता है, करेक्शन में नहीं आता है, इंप्रूवमेंट में आता है। देखो इट वॉज अ रैदर गुड मूवी, ये इनकरेक्ट सेंटेंस नहीं कह सकते हो इसे, बट
इंप्रूवमेंट हो सकता है सेंटेंस में, क्योंकि रैदर नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। इट वॉज अ रैदर बैड मूवी, अब ये इंप्रूवमेंट हो गया सेंटेंस का, ठीक है। ऐसे ही इट वॉज अ फेयरली बैड बुक, फेयरली पॉजिटिव सेंटेंस के साथ इस्तेमाल होता है, तो इनकरेक्ट ही है समझो एक तरीके से। अब इसको अगर करेक्ट करना है, इंप्रूव करना है सेंटेंस को, तो कहोगे इट वॉज अ फेयरली गुड बुक, ठीक है, या इट वॉज अ रैदर बैड बुक, ठीक है, या इट वॉज अ फेयरली गुड मूवी, ठीक है। समझ गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आता है, बहुत बार आता है, इसको याद करो। तो ये सब मेमोराइज करने वाले रूल्स हैं, ठीक है, इसलिए यही सब बेसिक आते हैं, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। बार बार वीडियो देखो या अपने रूट नोट्स बनाओ शॉर्ट वाले, कुछ भी करो, बट इन्हें याद करो कि इनमें गलती दोबारा ना हो। अब चलते हैं रूल नंबर 25 की तरफ। हार्ड मीन्स डिलीजेंटली, स्ट्रेनियसली, हार्डली मीन्स स्कर्सली एट ऑल, दिस टू एडवर्बियल फॉर्म्स ऑफ हार्ड मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज। एकदम सही बात है। जो हार्ड है ना, वो हार्डली इनका मतलब हार्डली का एक फॉर्म नहीं है, समझ रहे हो, मतलब हार्डली हार्ड का कोई फॉर्म नहीं है, दोनों अलग वर्ड है। जैसे कि प्लेफुल प्लेफुली होता है, कलरफुल कलरफुली होता है, नहीं, ये सही है, पर हार्ड और हार्डली वैसे नहीं है। हार्डली अलग वर्ड है, अलग मीनिंग के साथ, हार्ड अलग मीनिंग के साथ है। हार्डली मतलब बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं, मतलब उसे कुछ कोशिश नहीं की। हार्ड का मतलब समझते ही हो। ही ट्राइड हार्डली टू विन द कॉम्पिटिशन, उसने बहुत बहुत मेहनत करी विन कॉम्पिटिशन जीतने के लिए, नहीं ये सेंटेंस वो नहीं कह रहा है। ही ट्राइड हार्डली टू विन द कॉम्पिटिशन, नहीं गलत है, ही ट्राइड हार्ड टू विन द कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो समझ गए ना, हार्डली का मतलब स्कार्सली अराउंड की, मतलब आई हार्डली प्ले टेनिस एट ऑल, अब ये सेंटेंस सही, मैं टेनिस बिल्कुल ही नहीं खेलता, हार्डली कभी कभार खेलता हूँ, स्कार्सली। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये इन दोनों का यूसेज देखो, ध्यान रखो, ये कई बार आता है। अब चलते हैं रूल नंबर 26 की तरफ। अगो इज यूज विद पास इंडेफिनिट टेंस, सो इफ अगो इज यूज इन अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस मस्ट बी इन द पास इंडेफिनिट टेंस। अब पास इंडेफिनिट डेफिनेट ये सब मैं नहीं पढ़ता, ना ही इतना आता है। देखो इसको बस ऐसे याद रखो कि कोई भी सेंटेंस में अगर अगो लगा हुआ है तो उसका टेंस पास्ट में होगा। ही हैज़ कम अ मंथ अगो, कम तो प्रेजेंट टेंस है, नहीं गलत हो गया फिर। ही केम अ मंथ अगो, क्योंकि अगो लगा था तो केम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इस रूल में इतना ही है, अगर अगो लगा है तो सेंटेंस पास में चाहिए। रूल नंबर 27 की तरफ चलते हैं। द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विद सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली टेक्स एन इनवर्स स्ट्रक्चर। क्या कहना चाह रहा है भैया? सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, कभी कभी मैंने देखी है इतनी अच्छी साइट, मतलब सीनरी। तो भाई ये गलत क्यों है? क्योंकि हमें इन्वर्स स्ट्रक्चर चाहिए। जब ये वर्ड से स्टार्टिंग होती है ना, सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली और स्कार्सली, तो जो हैड वाला पार्ट होता है ना वो पहले आ जाता है, आई बाद में आता है। अब देखो, सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। तो बस इसको ये याद रखो कि सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली के साथ आई हैड नहीं, हैड आई, हैड वी, ऐसे होगा, ठीक है। हैड पहले आ जाएगा, इन्वर्स स्ट्रक्चर चाहिए। तो बस इसको गांठ बांध के बैठा लो अपने दिमाग में कि जब भी ये चार वर्ड आएंगे, चार पांच वर्ड, हमें ये ध्यान रखना है कि हैड बाद पहले हो, आई बाद में हो, आई वी बाद में, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 28 की तरफ। क्या है ये? टू कंजंक्शन शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। कंजंक्शन जानते हो क्या होता है? कनेक्टर्स, एंड, विद, ये सब। तो ये कह रहा है दो कनेक्टर्स साथ में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। देखो क्या मतलब है। ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग, इनकरेक्ट। अब देखो ये डिस्क्रिप्टिव के लिए भी बहुत यूज़फुल है। जब हम लोग ऐसे या लेटर टाइप करते हैं, कई बार ये कर देते हैं गलती, मैं खुद करता हूँ, करता था, मतलब कि ऑल्दो शी वॉज टायर्ड जल्दी जल्दी में हो जाती है, बट शी वॉज स्टिल वेंट ऑन वर्किंग, सही लग रहा है बट गलत है, क्योंकि यहाँ पे दो कनेक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑल्दो के बाद कभी भी बट नहीं लगता, ऑल्दो खुद एक कनेक्टर है। तो सही सेंटेंस होगा ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग, ठीक है। तो बट एकदम यहाँ रिडंडेंट था, पर जल्दबाजी में पढ़ते टाइम नहीं ध्यान में आता है। तो ये चीज़ बार बार जब पढ़ोगे ना, बार बार वीडियो देखोगे, बार बार अपने नोट्स देखोगे, इनको नोट करके, क्योंकि ये तुम्हें याद होने लगेगा, और फिर जब मॉक्स दोगे तो उससे और प्रैक्टिस होगी और बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा तुम्हारा। तो ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी, समझ गए ना क्या है कि कनेक्टर्स दो साथ में नहीं चाहिए। ऑल्दो के साथ कभी बट नहीं लगता है, दो के साथ भी नहीं लगता, ये सब बस ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है। उसके बाद बोथ, अब आता है रूल नंबर 29। क्या है? बोथ शुड बी फॉलोड बाय एंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल, बहुत बार आया है ये, बेसिक है एकदम। बोथ रवि एज वेल एज राजा वर प्रेजेंट देयर, सही लग रहा है देखने में कि बोथ रवि और राजा दोनों वहाँ प्रेजेंट है, पर गलत है ये, क्योंकि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं लगेगा, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है, बोथ के साथ हमेशा एंड लगता है। बोथ रवि एंड राजा वर प्रेजेंट देयर, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे वो भी फॉलो हो रहा है, सिंगुलर सिंगुलर प्लूरल, क्योंकि मिला देता है ना ये एंड, एक रूल देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है हमारा पुराना वाला एंड वाला। तो बोथ रवि एंड राजा वर प्रेजेंट देयर, ये सही है। बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा, जैसे नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगता है, स्कार्सली वगैरह के साथ हमेशा वेन लगता है, वैसे ही बोथ के साथ हमेशा एंड लगेगा। ये चीज़ एकदम मेमोराइज कर लो दिमाग में, इसकी गलती कभी भी मॉक में या पेपर में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं रूल नंबर 30 की तरफ, जो कि है ऑन, इन, एट, आर नॉट यूज बिफोर टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे। अब देखो जब ऐसे वर्ड इस्तेमाल होते हैं जिसमें हम दिनों की बात कर रहे हैं कि आज, कल, पिछले दिन,
परसों, तो उनमें हमें ये सब नहीं इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। देखो, ही विल गो देयर ऑन द नेक्स्ट डे, वो जाएगा कल के दिन पर, गलत है सेंटेंस। ही विल गो देयर द नेक्स्ट डे, वो जाएगा कल। ही विल गो देयर द नेक्स्ट डे, वो जाएगा कल। ये सेंटेंस सही हो गया। तो देखो, जब नेक्स्ट डेज की बात हो रही तो उनमें हम ज़बरदस्ती के ये सब नहीं लगाते हैं ऑन, एट, इन, आर, बस वो लिख देते हैं दा लगा के सेंटेंस, ठीक है। देखो, ये दा भी नहीं लगाते हैं, बस वो लिख देते हैं। आई मेट हिम ऑन लास्ट सैटरडे, मैं उसको पिछले सैटरडे पर मिला था।